इंडियन फिल्मों को अक्सर उनकी क्वालिटी के लिए सराहा जाता है, लेकिन हाल ही में रिलीज हुई लेटेस्ट इंडियन क्राइम थ्रिलर द मनी स्कैम ने सच में दर्शकों का दिल जीत लिया। ये फिल्म तुरंत वायरल हो गई क्योंकि कहानी एक बदकिस्मत पेंटर के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी किस्मत बदलने के लिए पेंटिंग्स की नकल करता है और उन्हें असली साबित करने की कोशिश में इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मनी स्कैम शुरू कर देता है। सनी, जो खुद एक टैलेंटेड पेंटर है, असल में क्रिएशन में नहीं बल्कि नकल करने में माहिर था। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग्स की वह एकदम सही नकल कर सका था। हालांकि उसकी ये खासियत आमतौर पर सिर्फ स्ट्रीट कॉमिक्स बनाने तक ही सीमित रहती थी। एक दिन सनी को अचानक पता चलता है कि उसके दादाजी की मेहनत से बनाई गई मैगजीन दिवालिया होने वाली है। उसके दादाजी, जो खुद एक पेंटर थे, ने अपनी पूरी ऊर्जा और टैलेंट इस मैगजीन में लगा दी थी। अगर यह मैगजीन बंद हो जाती तो उसके दादाजी भविष्य के लिए सारी उम्मीद खो देते। अपने दादाजी की मुश्किलों को देखते हुए सनी और उसका दोस्त मैगजीन के मालिक के पास गए पेमेंट की ड्यू डेट बढ़ाने की गुजारिश करने। लेकिन जब मालिक ने उन्हें पेंटर के रूप में देखा तो उसने खुलेआम उनका मजाक उड़ाया। इस घटना ने सनी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे महसूस हुआ कि आम लोग समाज के सबसे निचले पायदान पर रहकर पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी अमीरों के शोषण से बच नहीं सकते। यही सोच उसे एक बड़ा प्लान बनाने पर मजबूर कर दी है। सनी ने तय किया कि वह नकली पैसे बनाएगा। उसके लिए सबसे अहम कदम था असली नोट की नकल करना, जो उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। उसने पहले असली नोट की डिजाइन, पैटर्न और छोटे छोटे अक्षर हाथ से नकल किए। फिर उसके दोस्त रोड्स, जो अपने दादाजी की प्रिंटिंग फैक्ट्री में काम कर चुके थे, ने मदद की। कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद नकली नोट का पहला बैच तैयार हो गया, लेकिन मार्केट में इसे चलाने के लिए उन्हें असली नोट की तरह सिक्योरिटी थ्रेड्स जोड़ने थे। उन्होंने 10 रुपए के नोट की ग्लिटर स्ट्रिप 500 रुपए के नोट पर लगाई और एक परफेक्ट नकली नोट तैयार किया। इसके बाद सनी ने नोटों को चाय में भिगोकर हेयर ड्रायर से सुखाया ताकि वे असली नोटों जैसे दिखें। पहली बार जब उन्होंने इसे एक स्टोर में आजमाया तो दुकानदार ने नोट की असली नकली पहचान कर ली। यह सनी और रोड्स के लिए एक सबक साबित हुआ। उनका पेपर बहुत पतला था। फिर उन्होंने नए तरीके से नोट तैयार किए। 2 पेपर के टुकड़े प्रिंट किए, बीच में चांदी की छड़ें डाली और नोटों को विशेष पेंट और चाय के पानी से प्रोसेस किया। इस बार नकली नोट असली नोट जैसा बन गया और दुकानदार ने इसे आसानी से स्वीकार कर लिया। सनी और रोड्स अब खरीदार ढूंढने लगे। वे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गए और एक लोकल गैंग लीडर को ढूंढ निकाला। पहले लीडर को विश्वास नहीं हुआ कि ये इतने भरोसेमंद नकली नोट बना सकते हैं, लेकिन सनी ने उसे दिखा दिया कि यह संभव है। लीडर ने 150 असली रुपये के बदले 500 रुपये के नकली नोट लिए और 20 मिलियन नोटों का ऑर्डर दिया। अगर यह ऑर्डर पूरा होता तो सनी एक बार में करोड़ों कमा लेते। बड़े प्रिंटिंग ऑपरेशन के लिए उन्हें नया इक्विपमेंट, कागज और इंक चाहिए थे। सनी ने अपने चाचा की मदद ली, जो प्रिंटिंग इक्विपमेंट में माहिर थे। उन्होंने लोन लिया और लेटेस्ट प्रिंटिंग मशीनें खरीदी। हालांकि विशेष कागज खरीदना सरकारी मंजूरी के बिना नामुमकिन था। इसीलिए सनी और उसके दोस्तों ने रात भर की योजना बनाकर पेपर मिल से बड़े पैमाने पर कागज चुरा लिया। सब तैयार होने के बाद उन्होंने दिन रात मेहनत करके 20 मिलियन नकली नोटों का ऑर्डर पूरा किया। इसके बाद सनी और रोड्स ने लगातार नकली नोट प्रिंट करना जारी रखा। उन्होंने अखबार के मालिक का कर्ज चुकाया और उसे अतिरिक्त टिप भी दी। इस तरह एक सामान्य पेंटर अपने हुनर और जेनियस प्लान से पूरे देश के आर्थिक सिस्टम को चुनौती देने वाला मनी स्कैम खड़ा करता है। सनी और रोड्स धीरे धीरे अपनी जिंदगी के टॉप पर पहुंच गए। अब वे अक्सर पैसे का मजा लेने के लिए हाई एंड रेस्टोरेंट में जाते थे और वहां लग्जरी का आनंद लेते थे। लेकिन एक दिन जब सनी बिल पे कर रहा था तो उसने गलती से कुछ नकली नोट इस्तेमाल कर दिए। ये नोट अचानक एक बैंक क्लर्क के हाथ लग गए। बैंक क्लर्क ने लंबे समय तक असली नोटों के संपर्क में रहने के कारण नकली नोट पहचानने की अद्भुत काबिलियत विकसित कर ली थी। उसने तुरंत नोट की असली नकली पहचान कर ली और रेस्टोरेंट के फ्रंट डेस्क से सारे नकली नोट ले लिए। ऑफिस लौटकर क्लर्क और उसके साथियों ने नकली नोटों का विश्लेषण किया और जल्दी ही यह समझ गया कि यह कोई हाई लेवल क्रिमिनल टीम नहीं थी। इस बीच माइक, जो एक अनुभवी पुलिस वाला था और नकली नोटों का लंबे समय से पीछा कर रहा था, देश में नकली नोट बनाने वाले अपराधियों पर नजर रखने के लिए एक प्रोफेशनल टीम बना चुका था। सनी और उसकी टीम अब नए ऑर्डर्स की तलाश में थे। जल्द ही उन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला। दूसरी पार्टी को भारी मात्रा में नकली नोट चाहिए थे। अगर सनी और रोड्स यह ट्रांजैक्शन पूरा कर लेते तो उनकी बाकी जिंदगी आराम और लग्जरी में बीत सकती थी। हालांकि इस बार समस्या यह थी कि पिछली बार चोरी किए गए पेपर की मात्रा पर्याप्त नहीं थी। सनी ने इस पेपर सोर्स की समस्या का समाधान करने के लिए एक रिटायर हो चुके कर्मचारी को ढूंढा और उसके नाम पर एक कंपनी रजिस्टर करवाई। कंपनी होने के कारण सरकारी परमिट से विशेष पेपर खरीदना आसान हो गया। इसके बाद उन्होंने नकली नोट छापना शुरू किया, लेकिन खतरा भी धीरे धीरे पास आ रहा था। रेस्टोरेंट में नकली नोट मिलने के बाद माइक ने बैंक मैनेजर को इस मामले की गंभीरता बताई। शुरू में मैनेजर ने इसे हल्के में लिया, लेकिन माइक ने हार नहीं मानी और बैंक से इस्तीफा दे दिया। वह अब खुद इस केस की जांच में शामिल हो गया। इस टीम का शुरुआती मकसद था क्रिमिनल गैंग के हेड सू लाउडा को पकड़ना, लेकिन शियाओ माई ने महसूस किया कि यह नया नकली नोट बनाने वाला ग्रुप भी बहुत खतरनाक है और इसे आसानी से नहीं छोड़ा जा सका। उसने चुपके से सर्च वारंट पर साइन किया और लोकल पुलिस को पूरे शहर में प्रिंटिंग प्रेस पर सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए भेजा। जैसे ही पुलिस सनी की फैक्ट्री में पहुंची, सनी और उसकी टीम, जो नकली नोट छाप रहे थे, घबरा गए। समय की गंभीरता को देखते हुए वे काम रोक नहीं सकते थे क्योंकि आखिरी बैच
प्रिंट हो रहा था। अगर बिजली कट जाती तो डिलीवरी समय पर नहीं हो पाती। इस स्थिति में सनी के अंकल को पुलिस से बातचीत करने भेजा गया। ज्याओ माई, जो निरीक्षण करने आया था, धीरे धीरे वेयर हाउस की तरफ बढ़ा। सौभाग्य से जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, नकली नोटों का आखिरी बैच प्रिंट हो चुका था। सनी ने समय रहते बिजली बंद कर दी। रोड्स और सनी ने तुरंत सारे नोट इकट्ठा कर छिपा दिए। जैसे ही दरवाजा खुला, ज्याओ माई ने चारों ओर टॉर्च से देखा, लेकिन नकली नोट छिपे हुए थे। सनी ने देखा कि कूड़ेदान में कुछ नकली नोट के टुकड़े अभी भी मौजूद हैं। अगर ज्याओ माई उन्हें पकड़ लेता तो सब बर्बाद हो जाता। सनी ने रिंच पकड़कर चुपचाप ज्याओ माई का पीछा किया, किसी भी खतरे के लिए तैयार। अंततः सही समय पर माइक का फोन आया। माइक ने ज्याओ माई को डांटते हुए चेताया। ज्याओ माई के पास पुलिस के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इस तरह सनी और उसकी टीम बाल बाल बच गए और नकली नोट का आखिरी बैच सुरक्षित रहा। सनी और रोड्स ने खुद नकली पैसे कस्टमर तक पहुंचाए और इसके बदले उन्हें एक बड़ा इनाम मिला। उस रात दोनों एक बार में गए और जमकर मजे किए। उनके हिसाब से अब दौलत की चाबी उनके हाथ में थी और समाज के ऊपरी लेवल पर उनका कदम बस आने ही वाला था। लेकिन जैसे ही वे घर लौटे, उन्हें एक अजीब सच का सामना करना पड़ा। उनके दादाजी को उनकी पूरी कहानी पहले से ही पता थी। बूढ़े आदमी ने दोनों को दुखी नजर से देखा और घर से बाहर निकलने को मजबूर किया। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजारी थी और कभी भी अपने परिवार को क्रिमिनल बनने नहीं देना चाहता था। दोनों निराश होकर घर से निकले, जैसे स्वर्ग से नर्क में गिर गए हों। उन्हें नहीं पता था कि भविष्य में किस रास्ते पर चलना है। सनी, जो एक टैलेंटेड पेंटर था, अब रिस्क लेने का फैसला कर चुका था। उसने नकली पैसे बनाना शुरू किया और अपनी किस्मत पूरी तरह बदलने की कोशिश की। उसकी अद्भुत स्किल्स और जबरदस्त इंटेलिजेंस से बनाए गए नकली नोट मार्केट में आसानी से घूम सकते थे। बिजनेस फल फूल रहा था, लेकिन तभी एक और बड़ा झटका आया। उसके दादाजी अचानक गायब हो गए। छोटी उम्र में अपने पिता से बिछड़ने के बाद उसके दादाजी ने ही उसे पाला पोसा, उसे जिंदगी के मूल्यों के साथ साथ पेंटिंग की कला भी सिखाई थी। उनके लिए दादाजी दुनिया के सबसे करीबी इंसान थे। सनी ने अपने सभी कनेक्शंस का इस्तेमाल किया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। हताशा में उसे पुलिस स्टेशन जाकर केस रिपोर्ट करना पड़ा। कुछ उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार उसके दादाजी मिल गए, लेकिन बूढ़े आदमी में मेमोरी लॉस के लक्षण साफ दिख रहे थे। वह यह भी नहीं याद रख पा रहे थे कि कुछ समय पहले क्या हुआ था। डॉक्टर ने सनी को बताया कि उनके दादाजी की शॉर्ट टर्म मेमोरी पर असर पड़ा है और इसका इलाज केवल सर्जरी से ही संभव है, लेकिन ऐसे विशेषज्ञ बहुत कम हैं। अपॉइंटमेंट में कम से कम 1 महीना लगेगा। अस्पताल के बेड पर अपने दादाजी को देखकर सनी बहुत दुखी हुआ। उसने समझ लिया कि उसके दादाजी उसकी वजह से नाराज हैं। गहरी सोच के बाद उसने नकली पैसे बनाना छोड़ दिया और अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट आया। अब वह अपने दादाजी के साथ सादगी भरी जिंदगी जीने लगा। लेकिन किस्मत कभी कभी हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। ज्याओ माई की लीडरशिप में नकली करेंसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ा एंटी काउंटरफीटिंग अभियान शुरू किया। देश भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मनी प्रोटेक्टर नाम के बैंक नोट वेरिफिकेशन सिस्टम को प्रमोट किया गया। अचानक मार्केट में नकली नोटों का सर्कुलेशन मुश्किल हो गया। पुलिस ने इसका फायदा उठाकर कई नकली नोट बनाने वाली बड़ी कंपनियों को बंद कर दिया और मार्केट में नकली नोटों की संख्या तेजी से घट गई। क्रिमिनल्स जो नकली नोट इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, डरकर भाग गए। सबसे ज्यादा असर नकली नोट बनाने वाली बड़ी कंपनी बॉस सू पर पड़ा। उसका नकली नोट नई वेरिफिकेशन मशीन में पास नहीं हुआ और उसका बिजनेस एम्पायर, जिस पर वह निर्भर था, ठप हो गया। लेकिन अचानक उसके सबोर्डिनेट ने उसे एक नकली नोट दिया। बॉस सू ने उसे काफी देर तक देखा, लेकिन असली नोट से फर्क नहीं कर पाया। जब उन्होंने इसे बैंक नोट वेरिफिकेशन मशीन में डाला, यह आसानी से पास हो गया। बॉस सू हैरान रह गया। उसने तुरंत पता लगाने के लिए लोगों को भेजा कि नकली नोट किसने बनाया, और जवाब आया, सनी और रोड्स। कुछ दिनों बाद बॉस सू ने उन्हें पकड़वा लिया। उसने नकली नोट दिखाया और पूछा कि असली बनाने वाला कौन है। सनी ने तुरंत सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। बॉस सू ने रोड्स को डराने के लिए गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन किस्मत से गोली उसे नहीं लगी। बॉस सू ने सनी को अकेले लिविंग रूम में बुलाया। उसने अपना बनाया नकली नोट दिखाकर उसकी काबिलियत जांची। सनी ने नोट के पैटर्न और कागज का निरीक्षण किया और बताया कि यह असली नोट जैसा दिखने के बावजूद मनी डिटेक्टर इसे आसानी से पहचान सकता है। बॉस सू इस प्रतिक्रिया से खुश हुआ और सनी को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर दिया। उसने वादा किया कि सनी के डिजाइन, दौलत और कनेक्शन से वे दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन सनी अपने दादाजी की चिंता करता था। थोड़ी झिझक के बाद उसने प्यार से बॉस सू का ऑफर मना कर दिया। बॉस सू का नरम रवैया काम नहीं आया और वह खुद चला गया। कुछ समय बाद सनी ने बॉस सू की रिक्वेस्ट मान ली और अब वह एक नकली सुपर इंटेलिजेंस किंग के रूप में अपने रास्ते पर चल पड़ा। उसकी जीनियस पेंटिंग स्किल्स से बनाए गए नोट इतने असली थे कि उन्हें असली नोट से अलग करना मुश्किल था। इस बार उनकी नजर भारत के नए 2000 रुपए के नोट पर थी। यह नोट पिछले नोटों से कई गुना मुश्किल था। 14 अलग अलग साइज के अक्षर और 17 अलग फॉन्ट साइज, जिससे नकली बनाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन सनी के लिए यह कोई चुनौती नहीं थी। उसने नोट की ड्राइंग जल्दी से पूरी कर ली, जबकि उसके पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड प्रिंटिंग इक्विपमेंट और असली नोट जैसा कागज था। कई एडजस्टमेंट के बाद सनी ने जल्दी से एक नकली नोट तैयार किया, जिसे लेटेस्ट बैंक नोट डिटेक्टर भी पहचान नहीं पाया। यह देखकर बॉस सू बेहद खुश हुआ। उसने तुरंत अपने कई काबिल अधीनस्थों से संपर्क किया ताकि नकली बिल सप्लाई चेन को पूरी तरह से ठीक किया जा सके और नकली नोटों के बैच को बाजार में जल्दी लाया जा सके। जैसे ही सप्लाई चेन ठीक हुई, सू के अलग अलग आदमी फिर से सक्रिय हो गए। पुलिस ऑफिसर माइक को भी एक टिप ऑफ मिला। सू के सबसे काबिल गुर्गे ओल्ड बी का ठिकाना बांग्लादेश में था।
माइक ने अपने सीनियर अधिकारियों के जरिए बांग्लादेशी मिलिट्री से संपर्क किया और दोनों तरफ से ओल्ड बी को पकड़ने के लिए घात लगाया गया। हालांकि चालाक ओल्ड बी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने तुरंत इलाके का निरीक्षण किया और पास की मिलिट्री गाड़ी के टायर का निशान देख लिया। हिम्मत जुटाकर वह कार में वापस बैठा, मुड़ा और भागने की तैयारी करने लगा। खबर मिलते ही माइक ने पीछा शुरू कर दिया। कुछ ही देर में दोनों पक्ष जंगल में टकराए और जोरदार गोलीबारी शुरू हो गई। खुशकिस्मती से बांग्लादेशी मिलिट्री ने आकर उन हताश अपराधियों के ग्रुप को घेर लिया। पहले तो अपराधियों ने विरोध किया, लेकिन कई लोगों के मारे जाने के बाद बाकी ने हालात देखकर सरेंडर कर दिया। इस अफरा तफरी में सिर्फ ओल्ड बी ही भागने में सफल हुआ, लेकिन माइक ने उसे छोड़ने का नाम नहीं लिया। कई घंटे की पीछा तपास के बाद अंततः ओल्ड बी पकड़ लिया गया। ओल्ड बी के अरेस्ट होने से बॉस सू ने एक अहम आदमी खो दिया। इससे भी जरूरी बात यह थी कि अगर ओल्ड बी ने धोखा दिया होता तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती। इस घटना ने बॉस सू के पीछे के असली बॉस को भी डराया। उन्होंने सैरा नामक पावरफुल महिला को भेजा कि वह बॉस सू से सलाह करे और ओल्ड बी की जगह किसी अपने को लाए। हालांकि बॉस सू सेरा की बहुत इज्जत करते थे और उन्हें बुरा नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि ओल्ड बी की जगह किसी बाहरी को नहीं दिया जाएगा। सेरा के जाने के बाद बॉस सू ने प्रॉब्लम की गंभीरता को समझा। अगर इसे सही ढंग से हैंडल नहीं किया गया तो उनके पीछे के बॉस उन्हें छोड़ सकते थे। इसी कारण उन्होंने सोनी की मदद लेने के लिए विदेश से चुपके से चीन वापस आने का रिस्क लिया। पहले उन्होंने सोनी के दादाजी के लिए एक स्पेशलिस्ट खोजा था जिसने सक्सेसफुल सर्जरी की थी। सोनी अपने दादाजी की देखभाल के लिए चीन में रुका था और उसे पता चला कि बॉस सू मुश्किल में है। बिना किसी हिचकिचाहट के सोनी बॉस सू के कहने पर काम करने के लिए तैयार हो गया। बॉस सू ने उसे पहला काम सौंपा, माइक की टीम में घुसकर उनकी मूवमेंट पर नजर रखना। सनी बिना सोचे समझे मान गया। उसके चाचा उससे बहुत निराश थे कि वह नकली पैसे बनाता रहा, लेकिन अब सनी इस खेल में इतना गहराई तक फंस चुका था कि खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। लालच ने उसे इतना बदल दिया कि उसने अपने चाचा को डांट भी दिया। सू की मदद से सोनी ने जानबूझकर माइक की टीम के मेन मेंबर वीट से बात शुरू की। उसके हैंडसम लुक और मजेदार बातचीत ने वीट को जल्दी प्रभावित किया। इस बीच सनी ने चुपके से वीट के फोन में ईव्सड्रॉपिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। अब वीट की हर हरकत सनी के कंट्रोल में थी। इसी समय माइक को ओल्ड बी से जरूरी जानकारी मिली। मास्टर नाम का एक आदमी सू के लिए नकली नोटों का नया बैच बना रहा था जो जल्दी ही इंडियन मार्केट में आने वाला था। हालांकि माइक को अब तक नहीं पता था कि मास्टर असली में सोनी है, लेकिन सबूत साफ थे। अगर यह जीनियस पकड़ा गया तो बॉस सू बर्बाद हो जाएगी। इस बैच की कुल कीमत 120 अरब रुपए थी। इसका वजन 60 टन था, इतना कि इसे एक बड़े ऑफिस में रखा जा सकता था। अगर यह मार्केट में आ जाता तो इंडियन इकोनॉमी को भारी नुकसान होता। इस केस की जांच के लिए इंडिया में नया डिपार्टमेंट बनाया गया जो नकली नोटों की ऑर्गेनाइजेशन पर नजर रखता था। हालांकि यह डिपार्टमेंट नाम में छोटा लग सकता था, लेकिन मुश्किल समय में वे देश भर के सरकारी विभागों के रिसोर्स जुटा सकते थे। सामान को देश में आने से रोकने के लिए उन्होंने कस्टम से तुरंत संपर्क किया और आदेश दिया कि सभी बॉर्डर पर कड़ी नजर रखी जाए। इतना ही नहीं, उन्हें लाओबी से सू के संभावित स्मगलिंग रूट के बारे में भी जानकारी मिली। लेकिन जैसे ही माइक ने उस रूट पर नजर रखने का ऑर्डर दिया, सोनी को शियाओ माई के फोन की मॉनिटरिंग से पता चल गया। उसने तुरंत नया स्मगलिंग रूट अपनाया। हालांकि सू के पास माइक के इन्फॉर्मर भी थे। जैसे ही सोनी ने रूट बदला, माइक को भी तुरंत जानकारी मिल जाती। इस तरह सनी और माइक के बीच चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा, हर बार रूट बदलते और खुद को बचाते हुए। कई बार रूट बदलने के बाद सनी इस नतीजे पर पहुंचा कि बॉस सू के आदमियों में कोई पुलिस का मुखबिर जरूर होगा। यह समझते ही बॉस सू ने तुरंत एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन का इंतजाम किया ताकि उस जासूस का पता लगाया जा सके। इसी बीच माइक ने भी कुछ गड़बड़ महसूस की। उसने अपनी टीम के सभी सेल फोन इकट्ठा करके चेक किए। जब उसने वीट की चैट हिस्ट्री चेक की तो उसे एक संदिग्ध आदमी का सुराग मिला, लेकिन जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, यह अपने आप ही खत्म हो गई। तभी बॉर्डर फोर्स ने अचानक सूचना दी कि उन्होंने एक ट्रक रोका है। ट्रक में बहुत सारा नकली पैसा मिला। माइक तुरंत मौके पर पहुंचा। हालांकि क्वांटिटी बहुत बड़ी नहीं थी, फिर भी यह कस्टम्स द्वारा पकड़ा गया पहला बड़ा नकली नोट का केस था। मीडिया भी इसे कवर करने के लिए सामने आई। लगभग उसी समय कई और कस्टम ऑफिस ने नकली करेंसी के बैच जब्त किए। अलग अलग रकम ज्यादा नहीं थी, लेकिन कुल मिलाकर 320 मिलियन रुपए की राशि जब्त की गई। भारतीय इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी नकली करेंसी। जितनी ज्यादा जब्ती हुई, माइक को उतना ही शक होने लगा। उसे महसूस हुआ कि बॉस सू इतना बेवकूफ नहीं होगा। जियाओ माई को भी यही शक था। उसने पाया कि हाल ही में जब्त की गई नकली करेंसी में बॉस सू का मौजूदा स्टॉक था जो बाजार में नहीं चल सका था। कोई नया नकली नोट नहीं मिला। इसे देखकर उसे लगा कि यह बॉस सू का जानबूझकर लगाया गया चारा था और असली नकली नोट अभी भी किसी स्मगलिंग रूट पर था। चूंकि पिछले सभी रूट अब इस्तेमाल लायक नहीं थे, बॉस सू के पास एक शानदार आइडिया आया, ट्रोजन हॉर्स टैक्टिक। ऊपर से उसने पुलिस का ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर पहले के स्मगलिंग रूट पर नकली नोट ले जाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का इंतजाम किया। चुपके से उसने सनी के लिए एक कार्गो शिप का इंतजाम किया जो भारत में स्क्रैप होने वाला था ताकि नकली नोट को समुद्र के रास्ते स्मगल किया जा सके। ओरिजिनल प्लान एकदम सही था, लेकिन जैसे ही
कार्गो शिप अपने तय पोर्ट के पास पहुंची, अचानक एंटी ड्रग पुलिस वाले आ गए और शिप की जांच करने लगे। सेफ रहने के लिए रूट बदलना पड़ा, लेकिन कार्गो शिप का फ्यूल खत्म हो रहा था और कोई दूसरा पोर्ट इस्तेमाल करना मुश्किल था। हताशा में सनी ने एक साहसी प्लान बनाया। उसने कार्गो शिप को सीधे मुंबई पोर्ट पर भेजा, लेकिन डॉकिंग से पहले उसने चुपके से पास के समुद्र में नकली पैसे के 3 बड़े कंटेनर छोड़ दिए। उस रात अंधेरे में सनी ने अपने आदमियों से ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके तीनों कंटेनर ढूंढने का इंतजाम किया और चुपके से उन्हें अलानेट सिक्योरिटी बेस पर पहुंचा दिया। इस तरह उन्होंने बिना किसी को पता चले कुल 60 टन नकली करेंसी स्मगल कर दी। यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा मनी स्कैम था। सनी, जो टैलेंटेड पेंटर था, अब मास्टर नकली नोट बनाने वाला बन चुका था। उसके नोट इतने असली थे कि लेटेस्ट बैंक नोट डिटेक्टर भी उन्हें असली नोट से अलग नहीं कर सकता था। पहचानने का एकमात्र तरीका था उन्हें जलाना। देश में कुल 120 बिलियन रुपए के नकली नोटों की स्मगलिंग के बाद सनी आधिकारिक तौर पर नकली नोटों का किंग बन गया। अब वह अपनी जिंदगी के पीक पर था। लग्जरी अपार्टमेंट, महंगी कारें और पैसों के ढेर में सोना। लेकिन अमीर बनने के बावजूद सनी ने अपने दादाजी को नहीं भुलाया। उसने उनके अखबार के नॉर्मल ऑपरेशन के लिए पैसे दिए और अखबार को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए किसी को हायर किया। उसके लिए यह उसके दादाजी के सपने को जीवित रखने जैसा था और यही असली वजह थी कि उसने नकली पैसे बनाए। हालांकि उसके चाचा जानते थे कि सनी अभी भी गैर कानूनी कामों में लगा था। उन्होंने सनी को एक बार फिर रुकने की सलाह दी, लेकिन लालच और महत्वाकांक्षा उसे रोक नहीं पाए। इसके बावजूद कुछ चीजें सनी के दिमाग में थीं। भीड़ से समय बिताने के दौरान उसे एहसास हुआ कि वह उससे बहुत प्यार करने लगा है। गिल्ट और जिम्मेदारी के बीच सनी ने चुपके से भीट के फोन पर इंस्टॉल किया हुआ ईव्सड्रॉपिंग सॉफ्टवेयर डिलीट कर दिया ताकि उनकी रिश्ते की पवित्रता बनी रहे। माइक को इस सब का पता नहीं था। उसने अनजाने में वह डबल लेयर वाला नकली बिल देखा जो उसे कुछ महीने पहले रेस्टोरेंट में मिला था। तुलना करने पर उसने पाया कि डबल लेयर वाला नकली बिल और हाल ही में बाजार में घूम रहे सुपर नकली बिल एक ही आदमी ने बनाए थे। इस क्रिमिनल जीनियस, जिसका निकनेम द मास्टर था, ने दोनों डिजाइनों में अपनी पहचान छुपा दी थी। यह उसकी प्रिंटर वाली आम तकनीक थी, अपने हुनर और दबदबे को दिखाने के लिए। इस सुराग के बाद माइक को ओल्ड कार्टर नामक ऑफिसर मिला, जिसके पास बड़ी संख्या में डबल लेयर वाले नकली बिल थे। उसने ये बिल सीधे सनी से खरीदे थे। माइक ने ओल्ड कार्टर को मनाने की हर कोशिश की ताकि वह मास्टर के साथ मीटिंग अरेंज करे। उसने उससे और अरब नकली नोट खरीदने की इच्छा जताई और कहा कि मास्टर खुद उन्हें पहुंचाएगा। खबर सुनकर सनी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत राजी नहीं होने का फैसला किया और कहा कि उसे इस बारे में सोचने के लिए 1 दिन चाहिए। सेफ रहने के लिए सनी ने बॉस सू के पुराने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि धीरे धीरे अपने दम पर नए मार्केट डेवलप किए। इस वजह से लेटेस्ट नकली नोट लंबे समय तक ज्यादा नहीं बिके और बॉस सू के बॉस अचानक नाराज हो गए। उन्होंने अपने स्पोक्सपर्सन सेरा को बीच बचाव के लिए भेजा। सेरा ने बॉस सू को कड़ी क्लास दी और साफ कर दिया कि अगर शॉर्ट टर्म में सेल्स चैनल नहीं खोला गया तो उन्हें अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। बॉस सू सच में परेशान था। अपनी पर्सनल सेफ्टी की परवाह किए बिना वह सीधे इंडिया गया। उसने सारे अकाउंट्स चेक किए और पर्सनली सनी से रिक्वेस्ट की कि नकली नोट जल्द से जल्द मार्केट में उतारे जाए। तभी एक सबोर्डिनेट ने अचानक बताया कि उनके बीच एक पुलिस का जासूस मिला है। बिना कुछ कहे बॉस सू ने सबके सामने उस आदमी को गोली मारकर मार डाला। सनी और रोड्स, जिन्होंने ऐसा सीन पहले कभी नहीं देखा था, हैरान रह गए। हालांकि वे हिम्मत जुटाकर जल्द से जल्द सेल्स चैनल खोलने की कोशिश कर सकते थे, इसलिए सनी आखिरकार ओल्ड का की रिक्वेस्ट मान गया। दोनों को बिल्कुल पता नहीं था कि धीरे धीरे उनके चारों ओर एक बड़ा जाल बिछाया जा रहा था। पुलिस ने मास्टर को पकड़ने के लिए ध्यान से ट्रांजैक्शन प्लान तैयार किया। ट्रांजैक्शन पॉइंट को पार्किंग लॉट में सेट किया गया और वीट के फोन से मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर हटा दिया गया। मास्टर यानी सनी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सेफ रहने के लिए वह और रोड्स 2 अलग-अलग कारों में पार्किंग लॉट तक गए। रोड्स को दूसरी मंजिल पर गाड़ी पार्क करने और न्यूज का इंतजार करने को कहा, जबकि सनी अकेले छठी मंजिल पर गया और खरीदार को वहीं आने को कहा। थोड़ी देर बाद दूसरी पार्टी की कार आई। सनी गाड़ी चलाकर पास आने ही वाला था कि अचानक उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। भीड़। सनी को तुरंत एहसास हुआ कि यह पुलिस का जाल है। उसने तुरंत गाड़ी पीछे करने और निकलने का आदेश दिया। कंट्रोल रूम में मौजूद माइक ने जोरदार तरीके से कार रोकने का ऑर्डर दिया। माइक तेजी से नीचे भागा, जबकि पुलिस ने पीछा शुरू किया। खुशकिस्मती से सनी तैयार था। उसने गाड़ी दूसरी मंजिल पर पार्क की और रोड्स की वैन में घुसकर निकलने की कोशिश की, लेकिन माइक ने सर्विलांस कैमरों से उन्हें पहले ही ट्रैक कर लिया। सनी और रोड्स ने जल्दी से अपने कपड़े बदले और गाड़ी चलाने का रिस्क लिया। जैसे ही वे निकलने वाले थे, माइक ने उन्हें रोक लिया। अपनी पहचान चेक करने के बाद दोनों आगे निकलने ही वाले थे कि रेडियो पर मैसेज आया। पहली भागी हुई कार मिल गई, लेकिन ड्राइवर गायब। माइक ने सनी को पकड़ने की तैयारी की, जबकि रोड्स ने गैस दबाई और तेजी से भाग निकला। दोनों ने गाड़ी बाएं दाएं घुमाई और पार्किंग लॉट से बच निकले, लेकिन शहर की ट्रैफिक ने उन्हें फंसा दिया। पीछे चल रहे पुलिस ऑफिसर उतरे और उनका पीछा करने लगे। ऐसा लग रहा था कि पुलिस पकड़ ही लेगी। तभी किस्मत से ट्रैफिक आगे बढ़ा। सनी ने रोड्स से कहा कि वह डिक्की खोलकर सारे नकली नोट बाहर फेंक दे। पीछे खड़ी भीड़ ने नोट उठाने के लिए बाहर निकलकर सड़क ब्लॉक कर दी। कुछ ही मिनट में पूरी सड़क ब्लॉक हो गई और पीछे की कई पुलिस गाड़ियां फंस गईं, लेकिन उनकी कार गलती से फूलों की क्यारी से टकरा गई और पलट गई। खुशकिस्मती से दोनों को कोई चोट नहीं आई। वे बाहर निकले और नोटों की भीड़ में गायब हो गए। इस झटके से माइक का हौसला नहीं टूटा। वह और पक्का हो गया और नई स्ट्रेटेजी तैयार की। उसने मीडिया के जरिए बॉस सू के जुर्मों को लोगों के सामने लाने की तैयारी की। बॉस सू जितना मशहूर होता, छिपना उतना
कितना ही मुश्किल होता। यह देखकर बॉस सू के पीछे की पॉलिटिकल ताकतों ने उसे छोड़ दिया और उसे भारत सरकार से निपटने के लिए वापस भेजने की तैयारी शुरू कर दी। बॉस सू खुद को बचाने की आखिरी कोशिश करने वाला था, लेकिन पहले उसे सनी और रोड्स से निपटना था। जैसे ही उसके भेजे हथियारे कदम बढ़ाने वाले थे, सनी के हायर किए हुए गुर्गों ने आकर दोनों को बचा लिया। सनी ने तुरंत अपने चाचा को फोन किया और अपने दादा को जल्दी बचाने के लिए कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बॉस सू ने पहले ही उसके दादा के मैगजीन ऑफिस को आग लगवा दी और उसके दादा की दुखद मौत हो गई। सनी गुस्से में था। वह अपने पेंट ब्रश से बेहतर जिंदगी देना चाहता था, लेकिन अब उसे भगोड़ा बनना पड़ा। सनी ने रोड्स से झूठ बोला कि वह स्टेशन पर मिलेगा, लेकिन असली इरादा था अकेले बॉस सू की फैक्ट्री जाना। कई गार्ड को खत्म करने के बाद उसने गोदाम खोला जहां सारे नकली पैसे रखे थे। फिर उसने जानबूझकर बॉस सू को वीडियो कॉल किया और सारे नकली पैसे में आग लगा दी। हालांकि बॉस सू अभी जीवित था। उनके बीच का झगड़ा इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला था।